अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उससे पहले जो 2-3 डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स की डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 1 की बेसिक जो डेफिनेशन है वो मैट्रिक्स की मोस्टली बोर्ड में पूछी जाती है। तो मैट्रिक्स होती क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है। तो इसमें अब हम देखते हैं, इसको ज़रा डीपली ऑब्जर्व करते हैं। जब बुक के ऊपर भी यही पॉइंट्स आपके पास जो हैं वो लिखे हुए हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरे है और उसको एक ख़ास किस्म की बनावट है, फॉर्मेशन है, बनावट है। किसकी है जी? रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 0, 1, -1, 2, -5, 7 एट्सेट्रा। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सिवाय कम्प्लेक्स नंबर के। ये याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी पॉइंट्स में आ जाएं, फ्रैक्शन में आ जाएं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इन रियल नंबर्स की ख़ास किस्म की फॉर्मेशन होती है, बनावट होती है। जस्ट लाइक दिस, मैं लिखता हूँ 0, 1, 5, 7 फॉर एग्जाम्पल, ये लिख लेता हूँ। ये एक ख़ास किस्म की बनावट। एंड देन इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इस चीज़ को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाती है। अगर अब नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं। स्मॉल ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट होती है एंड स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो अब बेटा इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ना तो हम इसमें इसको इनक्लोज करेंगे, ना करली ब्रैकेट में, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ही इसमें यूज़ की जा सकती है, इसलिए आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। एंड देन आप इसको कोई भी अपना नाम दे सकते हो, ABC कैपिटल लेटर में कुछ भी आप जो है वो लिख सकते हो। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की प्रॉपर एक डेफिनेशन आ जाती है कि एक रेक्टेंगुलर अरे है, फॉर्मेशन है, ख़ास किस्म की बनावट है, किसकी है? रियल नंबर्स की। एंड देन इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए तो वो चीज़ क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। उसके बाद चलते हैं हम रोज़ की तरफ। अब मैट्रिक्स के अंदर बेटा रोज़ होती हैं, एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। कि ये एक मैट्रिक्स अगर लिखी है तो हॉरिजेंटल वे में ये हमारे पास 2 रोज़ बन रही हैं। ठीक है बेटा? तो ये जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसकी क्या है? रोज़। जैसे फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी होंगी? 2 रोज़ होंगी। और देख लेते हैं। अब अगर इसकी मैंने देखनी हो कि रोज़ कितनी है, तो आप देख रहे हो कि एक ही रो इसकी बन रही है। ठीक है? वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टली हम इसको हम देखते हैं। जस्ट लाइक दिस के कॉलम हम देखें, एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज। कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है और इसमें हमने देखना है कि कॉलम कितने आ रहे हैं, तो कॉलम बेटा वर्टिकल वे में ऐसे 1, 2, तो ये इसके 2 कॉलम होंगे। अगर इसके हम देखेंगे, इसके कॉलम कितने हैं? इसके भी 2 कॉलम है, 1, 2, रो 1 है, कॉलम इसके बी मैट्रिक्स के 2 हैं। ठीक है? तो ये रो एंड कॉलम का आपके पास कंसेप्ट आ गया इससे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि रोज एंड कॉलम्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं, रोज जिनको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड कॉलम जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर इज इक्वल टू m/n, या इसको हम इस तरह भी समटाइम लिख सकते हैं m'/n। तो दोनों में आप जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हो। जनरली हम ये वाला यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें ये बात याद रखनी है कि ना तो हम इसे m×n पढ़ सकते हैं, ना ही इसे m×n पढ़ सकते हैं। इसको आपने कैसे पढ़ना है? m/n ही इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर 3 मेजर पॉइंट आपने देख लेने का। कोई मैट्रिक्स है, डेफिनेटली उसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगी कोई ना कोई, उसके नंबर ऑफ कॉलम भी होंगे कोई ना कोई। एंड थर्ड, वो दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही है? फॉर्मूला बना रही है m/n, तो वो आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है।
और हमें कोई मैट्रिक्स अगर दी जाए ऐसे, तो इसका वो कहेगा कि इसका ऑर्डर फाइंड कर दो। तो सबसे पहले बेटा हम कहेंगे इसकी नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ क्या होती हैं? m होती हैं। और कितनी है नंबर ऑफ रोज़? हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे 2 रोज़ हैं जी। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, तो वो भी कितने हैं? 2 हैं, ये देखें। तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2, नंबर ऑफ रोज भी 2। इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m बाई n, एंड देन हम इसको लिखेंगे 2/2। अगर 2 मार्क्स का बेटा आपको आ जाता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपने ये 3-4 स्टेप्स के अंदर ही सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट बेटा 2/2 लिखोगे देन पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मार्क्स काट जाए, ठीक है। तो मार्क्स नहीं कटवाने हमने, इसलिए इसको प्रॉपर वे में ही आपने इसको राइट करना है पेपर्स के अंदर। तो इस तरह ये और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स आ जाती है, 5 - 7 उसकी एंट्रीज आ जाती हैं। इसकी भी सेम उसी तरह हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, उसको m से डिनोट करते हैं, और रोज़ कितनी है? 1 और 2। फिर हम आ जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम पे, उसको n से डिनोट करते हैं। अब नंबर ऑफ कॉलम बेटा यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो जस्ट 1 यहाँ पे हम इसकी एंट्री लगाएंगे। देन ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू m बाय n आ जाएगा, एंड देन m की वैल्यू 2 बाय n की वैल्यू 1, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/1। तो इस तरह बेटा कोई भी आपको अगर मैट्रिक्स दी जाए, ठीक है, उसको आप इसी तरह जो है उसकी नंबर ऑफ रोज़ फाइंड करेंगे, कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो फाइंड कर लोगे आप, देन फार्मूला लिखोगे, उसके बाद आप उसमें पुटिंग कर दोगे। इस तरह ये आपके एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स की। हमारे पास कोई लेट वी हैव टू मैट्रिसेस, देन वी कैन से A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ, कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिसेस हैं, उनको हम कहेंगे कि वो A बराबर है B के, एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है, वो हम कहेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं। कब? जब ये 2 कंडीशंस जो हैं बेटा वो पूरी करेगा। तो हम ये 2 कंडीशन सबसे पहले चेक करते हैं, कौन सी है, कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ B के, और दूसरी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि एक तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड ये है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 7 इसकी एंट्री है, दूसरी है 1 2 5 एंड 4 + 3। अब सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रोज हैं, और कॉलम भी इसके 2 हैं, 2/2 हो गया। इसका भी ऑर्डर 2/2 आ जाएगा। पहली कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई है। अब सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? ये देखें ज़रा, फर्स्ट एंट्री के सामने फर्स्ट एंट्री 1 के सामने 1 आ रहा है, फिर ये देखें 2 के सामने 2 आ रहा है, और नीचे से 5 के सामने 5, और ये 4th वाली जो बेटा हमारे पास एंट्री है। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, 4 + 3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा ना। तो यहाँ पे भी 7 है, तो 7 = 7। इसलिए यहाँ पे जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2 यहाँ पे उसने कहा इक्वल का वर्ड उसने यूज़ किया। सम टाइम बच्चे जो है ना बेटा सेम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो सेम नहीं आपने यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि सेम, अब यहाँ पे देखो 7 जो है यहाँ पे 4 सेम नहीं है, लेकिन हाँ जब हम उसको सॉल्व करते हैं इस सिमेट्री को तो देन 7 ही आंसर आता है। देन हम कहेंगे कि एज जो है आपके पास A इज इक्वल टू B है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बेटा एक और एग्जांपल हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास एक एंट्री है -1 5 और दूसरी एंट्री है 1 5, तो सबसे पहला काम वही दोबारा हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ A जो है हमारे पास क्या है 2/1 और इसका ऑर्डर क्या है 2/1 है। तो देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में 5 5 के सेम आ रहा है, और यहाँ पे देखो -1 के सामने क्या आ रहा है 1 आ रहा है, -1 के सामने क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर एक भी पॉइंट अगर सक्सेस हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये A नॉट इक्वल टू B है। तो इस तरह ये इक्वल मैट्रिक्स का एक जनरल सा कंसेप्ट आपको दिया, डेफिनेशन के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। और जब आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे तो उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हैं, तो उन मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि आपने सबसे पहले फाइंड करना है कि ऑर्डर किनका सेम है, जिनका ऑर्डर सेम है उनको क्लासीफाई कर लें साइड पे, देन फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैच करें। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी मैच हो रही है देन हम कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर एक चीज़ भी सेटिस्फाई नहीं करती देन हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह बेटा ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स का भी जो डेफिनेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसमें वो कहता है कि मुझे फाइंड करके दो वैल्यू ऑफ A B C और D की जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड करके दो, और जो उसने मैट्रिक्स हमारे पास दी है वो दी है A + C C-1 A + 2B 4D - 6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2D। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जी बेटा, तो अब चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है इसका मतलब है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल करना शुरू कर देते हैं। A + C इज इक्वल टू, देखो 0 के आएगा, मतलब A + C ये 0 के आ जाता है। इसी तरह A + 2B A + 2B वो आएगा -7 के। C-1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के, और इसी तरह 4D - 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2D के। तो इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये 3 एंड ये 4। अब इसमें बेटा देखो कि अगर मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं A एंड C, तो मेरे पास तो दोनों की वैल्यूज़ ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व नहीं कर सकता। इक्वेशन नंबर 2 पे आए तो वहाँ पे A एंड B दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ना मेरे पास A की वैल्यू है ना मेरे पास B की वैल्यू है, तो उसको भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 पे आए तो सिंगल वेरिएबल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 4 पे आओ, वो भी सिंगल वेरिएबल, मतलब कि इक्वेशन जो है वो सिर्फ D की फॉर्म में दी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को पहले सॉल्व करता हूँ। तो देखें ज़रा, 4D ये 2D प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये -6 उधर जाके 6 का, तो 2D इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 6/2 एंड D इज इक्वल टू 3। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, इसको फिर मैंने सिंप्लीफाई किया तो D इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब इसी तरह बेटा हमने बाकी वैल्यूज़ भी निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन 3। कि इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या दिया है, C-1 इज इक्वल टू 3। तो -1 C के साथ 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 + 1, तो C की वैल्यू भी सिंपली हमारे पास आ जाती है 4। इसके बाद अब हमारे पास D की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई। अब A और B जो दो वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, अगर
इक्वेशन 2 में नहीं पुटिंग की जा सकती क्योंकि ना मेरे पास अभी ए की है ना बी की है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू पुट करूँगा। पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -4। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये वाली जो a की हमारे पास वैल्यू निकली, इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू है मेरे पास -4 प्लस 2b, ये बाकी वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो -4 और तो जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3, और 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 तो जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3/2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सम टाइम आप इसको पॉइंट में अगर लेके जाना चाहो तो पॉइंट में भी लेके जा सकते हो। तो बेटा ये आज हमारा लेक्चर 1 था चैप्टर 1 के हवाले से। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।